जिया। तो इसमें मांग की जगह भांग लिख देना ना, वो भांग है, भांग। इंग्लिश में कैनाबिस। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का होगा तो कैनाबिस है ना, इंग्लिश में सही है ना कैनाबिस। मोड़ आंसर में क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? तो हिंदी में वो भांग है। ठीक है, तो शिव पुराण में 5 पवित्र औषधियों के बारे में बताया गया, उनमें से एक भांग थी। और ये बताया गया था कि जब अमृत मंथन हुआ था तब भांग को ये नाम दिया गया था। तो अपने जो टॉपिक यूनिट 2 में है, वो एक नशीले दवाइयाँ, तो उसमें भांग का हिस्टोरिकल है, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, तो किस एक्ट के तहत कब बना, किस मिनिस्ट्री पे काम करता है और इसका कार्य क्या है? 3 फैक्ट, कब बना, किस मिनिस्ट्री के अंदर है और इसका काम क्या है। इसके बाद एक टॉपिक है महिलाओं के विरुद्ध अपराध, तो अगर उसमें बलात्कार ये सब आता है, तो अगर कोई सिविल सेवक बलात्कार करता है तो कौन सी धारा लगती है? तो जो नई भारतीय न्याय संहिता लगी है, बनी है, उसमें आर्टिकल या सेक्शन 64(2) ये सिविल सेवकों के लिए है। इसमें मिनिमम जो सजा है वो 10 वर्ष है और जो मैक्सिमम वो लाइफ है ना, इम्प्रिजनमेंट है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित 3 कोई अनुच्छेद लिखना है, कोई भी 3 लिख दो। 14, 15, 25, 26, 27, 28, 30, उनमें से कोई भी 3 आप लिख सकते हो ना। भारतीय भाषा संस्थान, तो भारतीय भाषा संस्थान कब स्थापित हुआ? 17 जुलाई 1969 को, मैसूर में है। और इसका काम है विलुप्त प्राय भाषाओं का संरक्षण करना। तो जो विलुप्त होती है अपने सिलेबस में ना, भाषाई विविधता, तो जो विलुप्त होने वाली भाषाएं हैं इनको बचाना। इसका पीसीपीएनडीटी एक्ट, जब भी ऐसा कुछ आए तो पहला लिखना है फुल फॉर्म पीसीपीएनडीटी। इसके बाद इसका पर्पज क्या है? तो प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो पहले से ही बच्चे का जेंडर बता दे, उस पर रोक। और जिसकी सजा है वो 5 साल की सजा और जुर्माना। तो पीसीपीएनडीटी एक्ट का पूरा नाम, क्यों बनाया गया और इसमें कितना दंड है, 3 सीधे सीधे पॉइंट लिखना। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, तो ये क्या है? समाज को बेहतर बनाने के लिए एक संस्था बनाई गई थी 1961 में। और इसी का एक काम, समाज को बेहतर कराने में एक काम नशा मुक्ति भी आएगा। तो केवल इसका काम नशा मुक्ति नहीं है, समाज को बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये इसका काम है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, इसी में एक काम है इसका नशा मुक्ति। और इसके लिए एक वेबसाइट चलती है तपस, तो तपस के थ्रू ये नशा मुक्ति अभियान चलाती है। अगला है हेल्पलाइन किरण। हमारे सिलेबस में आत्महत्या, तो जब भी कोई मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित होता तभी वो आत्महत्या का सोचता है। तो अगर किसी के मन में डिप्रेशन है, आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं, तो इस हेल्पलाइन पर वो संपर्क कर सकता है, जिस पर उसे काउंसलिंग वगैरह मिलेगी। इसे बोलते हैं हेल्पलाइन किरण, क्योंकि ये उनमें उम्मीद की किरण लाता है। क्योंकि अवसादग्रस्त लोगों में उम्मीद की किरण है, इसलिए इसका नाम रखा गया किरण। इसका नंबर दिया है, अच्छा एनोमिक रह गया, तो किरण है, अभी उसको भी देख ले। एनोमिक हेल्पलाइन नंबर, इसका उद्देश्य है उसका काउंसलिंग। अगला है एनोमिक, तो 4 आत्महत्या के प्रकार बताए थे दुर्खीम ने। चाहो तो बुक भी लिख सकते हो, ली सुसाइड, तो चाहो तो इसमें ये भी लिख सकते हो, LE सुसाइड। तो एमिल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक ले सुसाइड में 4 आत्महत्या के प्रकार, उनमें से कोई एक है। इसमें कारण क्या होता है? जब भी समाज के नियम संरचना टूटती है तो लोगों को लगने लगता है कि अब हमें कोई गाइडेंस ही नहीं मिल रहा। जब व्यक्ति, तो अभी हम क्या चलते हैं समाज के नियम से, तो हमें पता है कैसे चलना है, क्या करना है। पर जब समाज के सारे नियम खत्म हो जाए तो व्यक्ति अपने आप को दिशाहीन समझने लगता है, तो उस समय वो आत्महत्या का सोचने लगता है। तो जब भी सामाजिक नियम टूटेंगे, उसे सामाजिक नियमों को बदलाव को एनोमी बोलते हैं। और उस नियमों के टूटने से व्यक्ति में आत्महत्या के विचार आते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं इसको, कैसे रोक सकते हैं? अगर उसे परिवार, मित्र या समाज का समर्थन मिल जाए। तो इसे एनोमिक, तो एनोमिक आत्महत्या 4 तरह की आत्महत्या में से एक है। ये तब होता है जब समाज के नियम टूटने लगते हैं, समाज की संरचना बदलने लगती है और व्यक्ति अपने आप को डायरेक्शन लेस या दिशाहीन महसूस करने लगता है। अगर व्यक्ति समाज से चिपका रहे या उसे सपोर्ट मिल जाए तो आत्महत्या रोकी जा सकती है। अगला है पैकेट स्निफर। जब भी कोई मैसेज भेजा जाता है तो एक मेथड होती है पैकेट स्विचिंग। 3 मेथड पढ़ी होगी आपने, एक नेटवर्क वो सर्किट स्विचिंग, एक मैसेज स्विचिंग और एक पैकेट स्विचिंग। तो इसमें एक होती है पैकेट स्विचिंग। जब इंटरनेट बना था, अर्पानेट सुना होगा, उसमें भी पैकेट स्विचिंग ही यूज किया। जब भी हम कोई मैसेज भेजें वो पूरा मैसेज नहीं जाए और वो छोटे छोटे पैकेट में टूट जाए और वो पैकेट अलग अलग रास्ते से जाए और फिर से जुड़ के मैसेज बन जाए। जैसे मैंने किसी को टाइप किया हाय, या मैंने किसी को टाइप किया गुड मॉर्निंग,
तो कंप्यूटर में तो सब बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 0 1 1 1 ऐसे बन जाता है। तो पूरा मैसेज मान लो बन गया 0 0 1 1 0 1 1 1, ये हो गया गुड मॉर्निंग। हम जो भी टाइप करेंगे वो सब बाइनरी में कन्वर्ट होगा। अब ये 0 0 1 1 1 है, ये अलग अलग पैकेट में टूट जाए, एक जीरो अलग चला जाए, एक वन, और आगे जिसको मुझे भेजना वहां जाके फिर जुड़ जाए, तो फिर वो गुड मॉर्निंग बन जाएगा। इसे बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। तो जब ये पैकेट जा रहे होते हैं तो बीच में से ही पैकेट पढ़ते जाना कि क्या भेजा जा रहा है। तो कोई किसी को पैकेट भेज रहा और बीच में ही कोई पैकेट कैप्चर कर ले, तो इस साइबर अटैकिंग को क्या कहते हैं? पैकेट स्निफिंग। समझ में आ गया? तो जो भी हमारा मैसेज जाता है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में जाता है, और ये पैकेट्स बीच में ही कोई पढ़ ले, कैप्चर कर ले, तो उसे पैकेट स्निफिंग कहते हैं। स्निप मतलब सूंघना, है ना? जैसे खाने में क्या जा रहा, कोई टिफिन ले जा रहा, हम सूंघ रहे, अच्छा इसके खाने में क्या जा रहा, तो स्निपिंग मतलब सूंघना। अगला है साइबर स्वच्छता केंद्र। ठीक है, तो सर्ट द्वारा संचालित है, 2017 में स्थापित है, और इसका उद्देश्य है मालवेयर और बॉटनेट को साफ करना। क्योंकि ये सिस्टम में हमारे जो मालवेयर और बॉटनेट है उसको स्वच्छ करता है, इसलिए इसका नाम है स्वच्छता केंद्र। तो मालवेयर और बॉटनेट को स्वच्छ करने वाला केंद्र 2017 में बना, और सर्ट के अंतर्गत MEIT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंदर। अगला I4C, तो पहले पूरा नाम लिखेंगे, किस मंत्रालय के अंतर्गत है, कब बना है, और इसका देखो फुल फॉर्म ही है कोऑर्डिनेशन, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन। तो इसका काम भी क्या होगा? विभिन्न एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन। तो जैसा नाम है वैसे ही काम है। अगला डांस ऑफ हिलेरी वायरस। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय जो पाकिस्तान ने वायरस छोड़ा है उसका नाम है डांस ऑफ हिलेरी वायरस। तो अभी पाक हैकर्स के द्वारा विकसित है, वीडियोज और फाइल्स के द्वारा प्रसारित होता है। तो आपको कोई वीडियो आएगा, आप उस पर क्लिक करोगे, फैल जाएगा। इसका उद्देश्य होगा आपके बैंकिंग डेटा और गुप्त जानकारियों को निकालना। तो डांस ऑफ हिलेरी वायरस, अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो मिला होगा, अदरवाइज नहीं मिला होगा। अगला, किस एक्ट के द्वारा एसिड अटैक को भी दिव्यांगों की श्रेणी में माना गया है? तो चूंकि हमारे सिलेबस में महिलाओं के विरुद्ध अपराध है, तो क्या एसिड अटैक भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध में आता है? तो ये अब एसिड अटैक वालों को दिव्यांगता की श्रेणी में डाल दिया है, क्योंकि दिव्यांगों को अब नौकरियों में 3% और यूनिवर्सिटीज में 4% आरक्षण हो गया है। किस एक्ट के द्वारा? दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016। इस एक्ट में बोला गया कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा तो डिसेबल को 4% मिलेगा रिजर्वेशन, और नौकरियों में मिलेगा 3%। तो उसमें एसिड अटैक को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो 21 तरह की डिसेबिलिटी है, उसमें एसिड अटैक भी शामिल होता है। अगला है भारत के लोग। तो भारत के लोग कौन है? भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत है। और भारत के लोग कौन है? जो एक विविध समाज का निर्माण करते हैं। तो भारत के लोग के दो मतलब है, एक संविधान की शक्ति का स्रोत और विविधतापूर्ण समाज का निर्माण करने वाले लोग। ठीक, इनमें से कितने अपन ने अटेम्प्ट किए थे? कौन कौन से छूटे हैं? इन 15 में से कौन कौन से छूट गए हैं? विजया लिखा है, ये UGC नेट का क्वेश्चन है। इसके बाद दो, ये तो चलो ठीक है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में ये छूट सकता है मान लो, है ना। इसके बाद भारतीय भाषा संस्थान लिखा है, नहीं लिखा। तो अपने सिलेबस में ना भाषाई विविधता, तो भाषाई विविधता को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई तो संस्थान बना ही होगा, तो पढ़ना ही हो। कैसा? अच्छा अच्छा, ये पढ़ लिया ना। इसके बाद अच्छा, इसके बाद PCPNDT एक्ट लिख दिया। ये तो इंपॉर्टेंट है ना कि गर्भावस्था में जो अल्ट्रासाउंड करके जांच नहीं कर सकते, है ना, डॉक्टर्स नहीं बता सकता माँ बाप को लड़का है कि लड़की, ये PCPNDT एक्ट है। इसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान लिखा है, लिखा है। तो फिर नशा मुक्ति के लिए सरकारी प्रयास तो पढ़ते होंगे ना, ये तो हमारी बुकलेट में भी है पुरानी, वैसे तो सारे ही हैं पर बुकलेट में भी है भारतीय, ये वाला है ना। एनोमिक सुसाइड लिख दिया होगा, 4 सुसाइड में से एक। किरण हेल्पलाइन लिख दी होगी, बहुत बढ़िया। पैकेट स्निपिंग लिख दिया होगा। साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर अपराधों के प्रकार पड़े होंगे ना उसमें, वो बचाव में I4C लिख दिया होगा। डांस ऑफ हिलेरी वायरस अगर न्यूज़पेपर, ये लिखा है किसी ने, बहुत बढ़िया यार। किस एक्ट के द्वारा एसिड अटैक को दिव्यांगों की श्रेणी में रखा गया, लिखा है? अच्छा, ये नहीं लिखा। भारत के लोग का मतलब समझा दिया है। चलो अब अगले क्वेश्चन देखो, ये अभी मैं रात को बिल्कुल नहीं सोया, रात को बैठा पूरा पेपर बनाया,
पूरी रात भर मॉडल आंसर बनाए, पूरी रात, अभी बिल्कुल नहीं सोए, बिल्कुल। और मुझे सुबह निकलना था, पर मैंने कहा डिस्कशन के लिए थोड़ा बाहर जाना था, पर मैं रुका हूँ। बिल्कुल एक पलक नहीं झपकाई, पूरी रात बैठ के मॉडल आंसर लिखा, पूरी रात। तो बहुत मेहनत से पेपर बनाया है और बहुत मेहनत से उत्तर लिखे, तो तुम्हें उत्तर भी सारे डायमेंशन वाले मिल जाएंगे। अगला, भारत की धार्मिक विविधता के संरक्षण के लिए सरकारी प्रयास। तो इसमें कोई भी एक इंट्रो दे सकते हैं, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार 43% हिंदू, 17.9% मुस्लिम्स, है ना, 3% ईसाई, ऐसे करके सिख है। इस विविधता के लिए निम्नलिखित, इस विविधता के संरक्षण के लिए निम्नलिखित प्रयास: संवैधानिक प्रयास, विधिक प्रयास, संस्थागत प्रयास, दिशा निर्देश और योजनाएं। तो संविधान में क्या क्या प्रयास है, कानून में कौन कौन से प्रयास है, संस्था कौन सी बनी है, गाइडलाइन कौन सी बनी है और योजनाएं कौन सी है, उसमें देखो लिखा हुआ सिस्टमेटिक। ठीक है, इन सबसे धार्मिक विविधता का संरक्षण होगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में 4 विविधता अलग से लिखी है: क्षेत्रीय विविधता, धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता और जनजाति। इनके बारे में जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जो अलग से ही लिखा है। नहीं हो तो हमने एक पीडीएफ डाली है, एक विविधता वाली पीडीएफ है, इनके ग्रुप पे डाल दो। पूरी एक विविधता की 27 पेज की कॉपी है, उस 27 पेज में पूरा भारतीय समाज और विविधता, पता नहीं शायद डली होगी, आपके ग्रुप में डाली गई है, उसको भी पढ़ लेते तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपके ग्रुप, सारे ग्रुप्स में हमने भारतीय समाज और विविधता के टॉपिक डाले हैं ना, 27 पेज के। इसके बाद जनजातीय विविधता से प्राप्त लाभों को लिखें। तो इंट्रोडक्शन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 705 जनजातियां हैं और इस विविधता से निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। जैसे हमारे, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में साथ दिया। स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में हुआ, पर क्या 1857 के पूर्व भी जनजातीय विद्रोह हुए थे? 1857 के पूर्व, तो क्या इन्होंने हमें मोटिवेट किया होगा? बिल्कुल। क्या इनसे कल्चर जैसे कला, संगीत, नृत्य, ये सब मिलता है? जैव विविधता के संरक्षण में जनजातीय योगदान, उदाहरण लिख दिया, केरला की कादर, ये संरक्षण देती है। पारंपरिक ज्ञान, ठीक है, इनके पास पता है कि मौसम की भविष्यवाणी, जल संसाधनों का संरक्षण, तो क्लाइमेट चेंज में इनका ज्ञान यूज हो सकता है, औषधियां यूज हो सकती हैं। इसके बाद भाषाई विरासत, आर्थिक विविधता, ये लोग जड़ी बूटी लेते हैं, झूम खेती करते हैं, है ना, तो बहुत सारी आर्थिक गतिविधि करके जीडीपी में योगदान देते हैं। इसके बाद ट्राइबल टूरिज्म बहुत ज्यादा चलता आजकल, है ना, जनजातीय पर्यटन, जैसे लोग पातालकोट देखने जाते हैं, भारियाओं को देखने। और वैकल्पिक शासन मॉडल, जैसे जास्कर में चलता है जास्कर सभा, लद्दाख में जो जनजातियां हैं वो एक स्थानीय शासन चलाते हैं, जास्कर सभा, तो वो भी हम अपना सकते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान, जैसे असम राइफल्स में असम की जनजातियां और कश्मीर में गुज्जर चरवाहे, तो कारगिल युद्ध में जानकारी हमें किसने दी थी? गुज्जर ने। तो ये है जनजातियों से मिलने वाले लाभ। तो बहुत सारे डायमेंशन बन सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में मोटिवेट किया, और आपने अगर वो नोट्स पढ़े होंगे, सब लिखे हुए, उसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिखा है, इसमें मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, तो उसमें अगर आप पढ़ के भी आ जाते तो काम चल जाता, इसलिए हमने डाल दिया है। अब वो लगभग यूनिट खत्म होने वाली है, तो पूरे नोट्स डाल देंगे। परंपरा और आधुनिकता में संबंध लिखे, तो इसमें देखो, पहले लिखो परंपरा आधुनिकता की परिभाषा, फिर लिखो परंपरा आधुनिकता में अंतर, और फिर लिखो परंपरा आधुनिकता के साथ चल सकते हैं। 3 डायमेंशन: परंपरा आधुनिकता की परिभाषा, परंपरा आधुनिकता कैसे एक दूसरे से अलग है, और परंपरा आधुनिकता कैसे साथ में रह सकते हैं। 3। तो परिभाषा, परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थापित रीति रिवाज है, तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी रीति रिवाज चले आ रहे हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? परंपरा। जबकि इन रीति रिवाजों में जो अभी नए नए परिवर्तन आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? आधुनिकता। तो एक लाइन में बढ़िया परिभाषा, पीढ़ी दर पीढ़ी स्थापित रिवाज परंपरा है, और इन रीति रिवाजों में आने वाले नए परिवर्तन आधुनिकता है। ये शानदार अपनी परिभाषा बन गई। अब इन दोनों में अंतर देखो, परंपरा में परिवार और समुदाय को प्राथमिकता दी जाती है, आधुनिकता में व्यक्तिवाद, खुद को, स्वयं को प्राथमिकता दी जाती है। परंपरा में विज्ञान प्रौद्योगिकी सीमित था, आधुनिकता में विज्ञान प्रौद्योगिकी जीवन के हर क्षेत्र में। परंपरा में समाज में बहुत ज्यादा वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, बहुत ज्यादा वर्गीकरण था, आधुनिकता में समाज में समानता पर है। आज हम क्या कहते हैं? समता मूलक समाज। तो परंपरा स्तरीकरण समाज को बढ़ावा देती है, आधुनिकता समता मूलक समाज को देती है। परंपरा स्थानीय आर्थिक गतिविधि जैसे कृषि को बढ़ावा देती है, जबकि आधुनिकता वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को जैसे आयात और निर्यात को बढ़ावा देती है। बड़ी अपन ने हर क्षेत्र को बता दिया। अब इनमें क्या साथ में चल सकते हैं? बिल्कुल। पूजा परंपरा है, पर उसका लाइव प्रसारण, ऑनलाइन दर्शन, वर्चुअल पूजा, ये आधुनिकता है। त्योहार परंपरा है, पर त्योहार और दिवाली पर एलईडी लाइट्स,
दिए की जगह एलईडी लाइट लगाना, ऑनलाइन उपहार, सोशल मीडिया पर मैसेज भेजना, हैप्पी दीपावली। तो दीपावली परंपरा है, पर उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना आधुनिकता है। तो साथ में चल रहे हैं कि नहीं। इसके बाद संस्कृत और योग भी पढ़ा रहे और साथ में एआई और डेटा साइंस भी पढ़ा रहे। तो क्या यूनिवर्सिटी में संस्कृत भी चल रही है ना। तो संस्कृत और योग जैसे वैसे आयुष पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। प्राचीन पद्धति और एलोपैथी भी चल रही है। तो ये क्या है, संस्कृत। इसके बाद फ्यूजन ड्रेस, जैसे इंडो वेस्टर्न कुर्ता, कुर्ता परंपरा है, पर जो देश ऐसा उल्टा सा करता है वो कैसा हो जाएगा, परंपरा और आधुनिकता। कुर्ते के साथ जीन्स, परंपरा और आधुनिकता। जीन्स आधुनिक है, कुर्ता परंपरा है। इसके बाद विवाह, विवाह परंपरा है, और विवाह में जो डीजे चल रहे हैं, है ना, जो डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, जो डिजिटल इनविटेशन भेजे जा रहे हैं, वो सब क्या है, आधुनिकता। इस प्रकार भारतीय समाज ने सिद्ध कर दिया है कि अपने मूल्य खोए बिना वो आधुनिकता को साथ में ले चल सकते। तो वो पूजा कर रहा है, आधुनिकता भी ले ली, वो विवाह को आज भी मेंटेन किया है, आधुनिकता चल रहा। तो भारतीय समाज ने सिद्ध भी कर दिया। तो परिभाषा, दोनों में अंतर, दोनों साथ चल सकते हैं, और कंक्लूजन। बात समझ में आ गई। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक सेट हो गया कि ये दोनों में संबंध है, कहां दोनों अलग दिखते हैं और कहां दोनों साथ दिखते हैं। तो पहले दोनों में अलग दिखाओ, अलगाओ, कि देखो परंपरा अलग है, आधुनिकता, और फिर दिखाओ भारतीय समाज यूनिक उदाहरण है, यहां परंपरा आधुनिकता साथ ही चलते। बढ़िया हो गया, समझ में आ गया। तो एक बार बस समझ लो, काम हो गया। अगला, अपराध का बदलता परिदृश्य। तो क्या भारत का समाज बदल रहा है। पहले ग्रामीण समाज था, अब नगरीय समाज है। पहले संयुक्त परिवार था, अब न्यूक्लियर परिवार है। क्या आर्थिक संरचना भी बदल रही, पहले कृषि थी, अब सेवा है। तो जब संरचना बदल रही है तो अपराध भी बदल रहे होंगे। तो कैसे बदल रहे, अपराध के प्रकार बदल रहे। पहले हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, गब्बर, सोले, ये सब होते थे। अब क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग, धोखाधड़ी, साइबर अपराध होते हैं। पहले व्यक्तिगत भावनात्मक विवाद, इमोशनल, बदला, भाई का, बाप का, चाचा का, सबका बदला लेगा फैजल। तो पहले बदले पर आधारित, इतना बदला कि करण अर्जुन मरने के बाद भी आ रहे। इतना खतरनाक ठाकुर से बदला लेना कि मरने के बाद भी बदला लेने आ रहे। तो पहले अपराध बदला आधारित। कर्ज मूवी एक ऋषि कपूर की देखी होगी, जिसमें उसकी बीवी मार देती है, बदला लेने फिर ऋषि कपूर बन जाता है। उसी की रिमेक हेमंत रेशमिया ने बनाई थी। इसमें गाना था, एक हसीना थी एक दीवाना था, सुना है गाना। ये भी बदले पर है कि पुनर्जन्म लेके बदला लेना है। एक हेमा मालिनी राजेश खन्ना की मूवी है, उसमें हेमा मालिनी को दीवार में चुनवा देते हैं, फिर वो बदला लेने आती है। तो सोचो पहले अपराध कैसे होते थे, बदला आधारित। शोले में गब्बर ने ठाकुर के हाथ काट दिए तो वो बदला लेगा। तो पहले सारे अपराध कैसे थे, बदला, बिना प्लानिंग, कोई प्लानिंग नहीं, दिख गया गोली मार दो। अब क्या होगा, प्लानिंग। मनी हिस्ट वेब सीरीज देखी है, 10 साल प्लानिंग, 15 साल प्लानिंग। आंखें मूवी देखी है, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, कितनी प्लानिंग। तो पहले अनप्लान्ड, अनऑर्गेनाइज और इमोशनल, अब सब प्लान्ड और ऑर्गेनाइज, कोई इमोशन नहीं, सब पैसा कमाना। तो अपराध का बदल रहा कि नहीं पैटर्न। अपराध का लेवल, पहले मोहल्ले की लड़ाइयां, यही अपराध थे। अब इंटरनेशनल लड़ाइयां, पाकिस्तान से भारत हैकिंग हो रही है, अपन यहां से मिसाइल छोड़ रहे हैं। तो पहले लड़ाइयां होती थी लोकल, अब अपराध क्या हो रहे हैं, इंटरनेशनल। और लास्ट में पैटर्न, पहले खुले में अपराधी गोली मारता तो कह देना कि छंगू आया था। अब छुप के, अपनी आइडेंटिटी छुपा के, आईपी एड्रेस बदल के पकड़ ना पाए। तो पहले खुलेआम गब्बर सिंह गांव में अपने भेज देता था और कह देता दूर दूर तक। तो पहले खुलेआम अपराधी बताते थे कि हमने किया अपराध। डकैत बताते थे कि हमने किडनैप किया, बता देना पुलिस से। अब कोई नहीं बताता, पता ना चल जाए पुलिस को। तो अपराध का प्रकार, अपराध का पैटर्न, अपराध का स्वरूप और अपराध का स्तर, चारों बदल चुके हैं। तो सब बदले हैं तो सरकार के लिए चुनौतियां भी आ गई। नए अपराध हैं तो नए कानून बदलने पड़ेंगे, नई टेक्निक लानी पड़ेगी, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। इसलिए हमने नए कानून लाए, जैसे साइबर एक्ट, साइबर अपराध के लिए आईटी एक्ट लाए, फॉरेंसिक साइंस लाए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह। तो ये हमारा समझ में आ गया अपराध का बदलता परिदृश्य। तो ये हो गया है। जो लोग अभी क्लास देख रहे थे 4.0 6.0 में ये सारी क्लासेस चल रही है, जो क्लास देख रहे होंगे उनको ये सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, क्योंकि जैसा बता रहे हैं वैसा ही पढ़ाया है क्लास में। ये अपराध के 4 चीजें पढ़ाई पूरी, ये अपराध के प्रकार, अपराध के स्वरूप, अपराध के स्तर, अपराध के पैटर्न। तो सोशियो में लिखा है ना अपराध का बदलता परिदृश्य, तो उसमें बिल्कुल एजेट ऐसा ही पढ़ाया। तो अगर आप 4.0 6.0 या 7.0 3 बैच में है, तीनों बैच में वीडियो डाल दिए और ये सब चल रहा है।
अगला, घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधान। तो परिभाषा व्यापक कर दी है। अलग से एक अधिकारी नियुक्त होगा, 60 दिन के अंदर पहली सुनवाई होगी, राहत दी जाएगी, गोपनीयता रखी जाएगी। ठीक है, ये सब इसके प्रमुख प्रावधान है। तो एक अधिकारी मिलेगा, उसको 60 दिन के अंदर सुनवाई होगी, बहुत सारे राहत, संरक्षण, निवास, आर्थिक, कस्टडी, कंपनसेशन, निशुल्क कानूनी सहायता और गोपनीय जानकारी रखी जाएगी। ये सब घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधान। तो जो भी हमारे सिलेबस में अलग से लिखा हुआ उनका प्रावधान पढ़ना। जैसे नशा लिखा है तो एनडीपीएस एक्ट के पूरे प्रावधान पढ़ना है। हमारे यहाँ महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं तो घरेलू हिंसा दहेज एक्ट के प्रावधान पढ़ने हैं। हमारे में वृद्ध है तो वृद्ध नागरिकों के लिए जो 2011 का एक्ट है वो पढ़ना है। बच्चों के लिए जो एक्ट है वो पढ़ना है। तो जो हमारे सिलेबस में वो अधिनियम पढ़ना है, क्योंकि अधिनियम सीधे पूछते हैं। तो जो जो टॉपिक लिखे उनके अधिनियम याद करना है और एक बार पढ़ना बस है। जैसे जो महिला है उसको सुरक्षा मिलेगी कि नहीं, महिला को जैसे उसका पति या उसके घर वाले, ससुराल वाले ना मार पीट पाए, उसको घर से ना निकाल पाए, इसका भी तो अधिकार मिलेगा। इसके बाद उसको पैसा, मारपीट हो गई तो दवाइयाँ वाइयों का पैसा मिलेगा। बच्चे की कस्टडी, बच्चा भी किसको मिलेगा, महिला को। मान लो महिला को मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया, बच्चे उससे छीन लिए तो अदालत उसको बच्चे भी दिलवाएगी। तो एक महिला को क्या क्या अधिकार मिल सकते, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी, उसके साथ कोई मारपीट नहीं होनी चाहिए, जो मारपीट हुई उसका इलाज होना चाहिए, बच्चे उसके पास रहना चाहिए, यही तो होगा। तो एक बार पढ़ लो, घरेलू हिंसा समझ में आ जाएगी। तो एक बार सारे प्रावधान अपन को ऐसे ही पढ़ते चलना है। अगला, बहुलवाद। तो पहले बहुलवाद का मतलब, पर बहुलवाद के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कैसे बहुलवाद को बचा सकते हैं। उसमें लिखा बहुलवाद के समक्ष चुनौतियां। तो धार्मिक संस्था, धार्मिक, जाति, राजनीतिक, भाषाई, सांस्कृतिक, सोशल मीडिया, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, ग्लोबलाइजेशन और समाज में रोजगार को लेकर आरक्षण, जैसे आरक्षण को लेकर संघर्ष चलता है, ये सब हमारे बहुलवाद को खतरा है। बहुलवाद का मतलब अलग जाति, अलग भाषा, अलग धर्म, अलग संस्कृति, अलग विचारधारा का एक साथ रहना और एक साथ रहने को स्वीकार करना और एक दूसरे का सम्मान करना, इसे बहुलवाद कहते हैं। पर आजकल जातीय संघर्ष चल रहा है, आरक्षण को लेकर लड़ाई चल रही, भाषा को तमिल वर्सेज हिंदी चल रहा है, अल्पसंख्यक पहलगाम को लेकर हिंदू वर्सेज मुस्लिम चल ही रहा है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से जितनी विविधताएं खत्म होती जा रही, हम सब ग्लोबल सिटीजन बनते जा रहे हैं। आजकल हम सब एक जैसे बनते जा रहे हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर, एक जैसा पहनावा, एक जैसा खान पान, एक जैसी सिमिलरिटी हो रही कि नहीं। अब गांव का लड़का भी वैसी हेयर स्टाइल रखने लगा है जैसी शहर का, और गांव का ज्यादा रखने लगा है, ऐसे बिल्कुल है। तो धीरे धीरे विविधता खत्म हो रही, बहुलवाद खत्म हो रहा, ये सब इसके संकट है। और इसमें लिखा समावेशी नीतियां। समावेशी नीतियां मतलब सभी धर्म, सभी भाषा, सभी जातियों को अगर हम लेके चलें तो इस बहुलवाद को बचाकर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज के पारंपरिक और आधुनिक लक्षण। तो ये पारंपरिक और आधुनिक लक्षण, पहले जो पारंपरिक लक्षण थे तो समाज का संगठन किस पर आधारित था, संयुक्त परिवार। अब किस पर आधारित है, नाभिकीय परिवार। पहले भारतीय समाज का आधार क्या था, धर्म। अब क्या है, तर्क और विज्ञान। पहले समाज किस पर बटा था, जाति पे। अब किस पे बटा, वर्ग पे, अमीर और गरीब। पहले समाज में जो जेंडर कैसा था, पितृसत्तात्मक। आज कैसा, समता मूलक। पहले अर्थव्यवस्था कैसी थी, कृषि आधारित। अब कैसी है, सर्विस। पहले सामाजिक नियंत्रण कैसा था, कठोर। अब थोड़ा समाज का नियंत्रण क्या हो चुका है, शिथिल। पहले व्यवसाय का आधार समाज किस पे करता था, जाति। अब योग्यता और रुचि। पहले राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामंती, जमींदारों का चलता था। अब कैसी हो चुकी है, लोकतांत्रिक। पहले समाज में जो असामाजिक मूल्य था, सामुदायिक। अब सब कुछ व्यक्तिगत, अपना अपना देखते हैं। पहले क्या, रिश्तेदार शादियों में 15 दिन पहले पहुंच जाते थे, अब किसी को कोई खास मतलब नहीं रहता। सामाजिक गतिशीलता, पहले जो जिसमें था, जिस जाति में था, बदल ही नहीं सकता था, अपना उत्थान कर नहीं सकता था। अब बहुत गतिशील है, आदमी तुरंत व्यवसाय छोड़ सकता है। अगला क्या है, पर्यावरण से संबंध। पहले का समाज प्रकृति पूजक था, आज का समाज प्रकृति दोहन है। आज हम जमीन से कोयला निकाल के जला लेते हैं, पहले हम प्रकृति की पूजा करते थे, गाय की पूजा, पीपल की पूजा, नदियों की पूजा। और पहले टेक्नोलॉजी का उपयोग सीमित था और आज व्यापक है। इस प्रकार भारतीय समाज वर्तमान में पारंपरिक और आधुनिक दोनों का सह अस्तित्व है। तो बहुत सारे अंतर है, जो तुम्हें 6-7 समझ में आ जाए वो लिख दो। तो ये पारंपरिक और आधुनिक लक्षण है, जो तुम्हें 6-7 याद रह जाए एग्जाम में। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, जिसमें 6-7 याद कर लेना।
10-12 दे दिए तुम इतना लिख नहीं पाओगे, 7 मार्कर में जगह नहीं होगी। इनमें 6-7 जो तुम्हें याद हो जाए वो लिख के चले आना। अगला है, ये अच्छा सवाल है, शराब। पहली बार जो शराब बढ़ी थी वो औद्योगिक क्रांति के समय बढ़ी थी। हमारे सिलेबस में नशा, तो पहली बार शराब बढ़ी थी, वो बढ़ी थी औद्योगिक क्रांति में। ये भी यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है कि शराब को संकट का पेय क्यों कहते हैं, ऐसा शराब को ऐसा क्यों कहते हैं, जब भी संकट आए तो शराब बचा लेगी। उसका बहुत बड़ा कारण है, औद्योगिक क्रांति में लोग गांव से शहर गए, तो गांव में उनका परिवार था, शहर में अकेले थे, तो अकेले बुरा फील होता था, तो उस बुरे फील को दूर करने के लिए पीना शुरू कर दिया। दूसरा, फैक्ट्री में 12-14 घंटे की शिफ्ट, आदमी इतनी मेहनत करेगा तो फिर क्या करेगा, शाम को शराब। तो जितने रिक्शे वाले होते थक जाते हैं, जितनी लेबर क्लास होती थक जाती है, तो शाम को शराब चलेगी। इसके बाद मनोरंजन नहीं था, जैसे आज सैलरी मिली है, अब इतना पैसा तो है नहीं कि क्लब लब में चले जाओ, इतना तो पैसा भी नहीं है, तो क्या करो, देसी खरीद लो 50-60 का पगुआ। तो जो महीने की आज सैलरी मिली, आज एंजॉय, चीयर्स होने दो। तो एक नमकीन का चकना 10 रुपए का और एक बोतल 100 रुपए में पार्टी हो जाएगी। तो मनोरंजन का, तो गरीबों के मनोरंजन का साधन था। और अगला, औद्योगिकरण में सामुदायिक मूल्य, समाज आपस में मिलता जुलता कम था, तो व्यक्ति अकेला रहने लगा। तो एक तो परिवार से अकेला और एक सामाजिक अकेला, तो परिवार छोड़ के आया ही अलग अकेलापन है। पर शहर में सामुदायिकता नहीं रहती, गांव में रहता है। गांव में किसी की शादी होती है तो वो कहते भैया तुम्हारे घर में हम 2 मेहमान सुला दें, ये भी चलता है। तो भैया 2 गद्दे दे दो, हमारे यहाँ गद्दे कम पड़ रहे, अपने बर्तन दे दो, कुकर दे दो, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, ऐसा चलता कि नहीं। तो गांव में सामुदायिक मूल्य चलते, शहर में नहीं चलते। तो एक खालीपन सा हुआ, इस खालीपन को किसने भरा, शराब। तो अकेलेपन का साथी कौन बन गया, शराब। पहले समाज था, अब शराब हो गया। इस प्रकार शराब ने उस समय अस्थायी, देखो मैंने कंक्लूजन में लिखा अस्थायी, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी है शराब, तो अस्थायी सहायता प्रदान की, इसलिए उसको कहते हैं संकट का ड्रिंक। तो जब भी संकट आएगा काम क्या आएगी, शराब। तो भाई बहुत दुखी है, शराब पिएगा, भाई बहुत खुश है, शराब पिएगा, भाई बहुत परेशान है, शराब पिएगा, भाई का पीएससी में नहीं हुआ, शराब पिएगा, भाई डिप्टी कलेक्टर बन गया, शराब पिएगा। तो शराब हर संकट के समय आ जाती है। ये समझ में आ गया, औद्योगिक क्रांति के बाद शराब को संकट का पेय क्यों कहते हैं। अगला, भारतीय और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में अंतर। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता किस अवधारणा पे है कि राज्य धर्म में सकारात्मक हस्तक्षेप करेगा। इसके बाद पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता के राज्य धर्म से पूर्णतः पृथक रहेगा। भारतीय निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता क्यों आई है कि भारत में धार्मिक बहुलवाद है। वहां धर्मनिरपेक्षता क्यों आई कि वहां चर्च और राज्य के बीच लड़ाई थी। वहां चर्च कानून बनाता था, राजा चाहता था हम कानून बनाए, तो राजा ने चर्च को ऑर्डर दिया कि तुम अब शासन में पार्टिसिपेट, तुम धर्म चलाओ चर्च में, अब तुम शासन में नहीं करोगे। वहीं से तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहां चर्च को ऑर्डर दिया कि अब तुम केवल धर्म से मतलब रहोगे, कानून नहीं बनाओगे। तो वहां से क्या बन गया, धर्मनिरपेक्षता, कि धर्म का राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में जो कानून होते हैं वो हर धर्म के पर्सनल लॉ अलग होते हैं, पर पाश्चात्य में पर्सनल लॉ जैसा कुछ नहीं, सबके लिए कानून एक जैसा है। इसके बाद सार्वजनिक शिक्षा में धर्म हमारे यहाँ मान्य है। हमारे यहाँ सार्वजनिक शिक्षा, जैसे गीता वीता पढ़ा रहे, लिखा ही है गीता का प्रशासन में योगदान, पर वहां पर धार्मिक शिक्षा सार्वजनिक स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। अगला, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का लाभ क्या है। जब हमारे यहाँ सब कुछ मदद की जाएगी तो अल्पसंख्यकों का संरक्षण करेंगे, जैसे जियो पारसी, हज यात्रा, उड़ान योजना, नई रोशनी, उस्ताद, हुनर। तो धर्मनिरपेक्षता में क्या, राज्य अल्पसंख्यकों का बचाव करेगी, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का फायदा क्या है कि राज्य इसका अल्पसंख्यकों का संरक्षण करेगी। यहाँ फायदा क्या है कि सभी धर्मों से निष्पक्ष व्यवहार, किसी का कोई संरक्षण नहीं, तो यहाँ निष्पक्षता होगी। यहाँ क्या है, संरक्षण है। यहाँ एक पॉइंट और लिख सकते हैं, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सीमा, यहाँ लिख सकते हैं पक्षपात हो सकता है। जब हम किसी धर्म का संरक्षण करने जाएंगे तो क्या हो सकता है किसी का ज्यादा संरक्षण कर दें, तो यहाँ अगला लिख सकते हो लिमिटेशन, सीमा, और इसमें लिख सकते हैं पक्षपात हो सकता है, और यहाँ लिख सकते हो अल्पसंख्यकों का शोषण, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यकों का संरक्षण है ही नहीं, तो यहाँ क्या हो सकता है, अल्पसंख्यकों का शोषण। जब राज्य को धर्म से कोई मतलब ही नहीं होगा तो बहुसंख्यक धर्म अल्पसंख्यकों पर हावी हो जाएगा। अपने यहाँ क्या है, बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर हावी हो ही नहीं सकता। अगर हिंदू मुस्लिम के घर पे घुस जाएगा तो पुलिस आ जाएगी, क्योंकि राज्य का धर्म पे संरक्षण है। तो अपने यहाँ फायदा क्या है, अल्पसंख्यकों का संरक्षण मिल सकता है। वहां फायदा क्या है, निष्पक्षता है।
हमारे यहाँ क्या, जब राज्य धर्म में हस्तक्षेप करेगा तो पक्षपात हो सकता, क्योंकि राज्य का धर्म में क्या चल रहा है, हस्तक्षेप, तो पक्षपात हो सकता है। और यहाँ हस्तक्षेप है ही नहीं, तो यहाँ अल्पसंख्यकों का शोषण हो सकता है। समझ में आ गया? तो दोनों धर्मनिरपेक्षताओं में अंतर समझ में आ रहा है। फिर बाद में कंक्लूजन बता दिया। एक आधार है जो मैंने कंक्लूजन में, भारतीय धर्मनिरपेक्षता किस पर आधारित है, सर्वधर्म समभाव पर। वहीं पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता किस पर आधारित है, धर्म से राज्य के अलगाव पर। बस। अगला, नेटवर्क आधारित साइबर अपराध लिखे। दो तरह के साइबर अपराध होते हैं, एक सिस्टम और एक नेटवर्क। अगर मेरे कंप्यूटर में कोई दिक्कत हो गई तो वो सिस्टम आधारित साइबर अपराध है, और मेरा सिस्टम दूसरे सिस्टम से जुड़ा, उस नेटवर्क में दिक्कत हो गई तो उसे नेटवर्क आधारित अपराध है। तो यहां मैंने केवल पूछा था नेटवर्क आधारित अपराध, ऐसा किसी ने वायरस और वॉर्म तो नहीं लिख दिए। अपन ने केवल वही लिखे जिसमें नेटवर्क हैक होता है। ये सारे अपराध नेटवर्क आधारित है। और अगर किसी ने प्री की यूनिट 9 की भी क्लास देखी होगी, उसमें मैंने प्री में भी ये सारे पढ़ाए। अगर किसी ने अर्जुन 3.0 वाला बैच लिया हो तो उसमें प्री की भी क्लास देख लेना, सारे पढ़ाए हैं। उसमें मैंने पढ़ाया है कि सिस्टम बेस कौन सा होता है और नेटवर्क बेस कौन सा होता है। तो ये सारे नेटवर्क बेस है जिसमें अपन सिस्टम नहीं नेटवर्क को हैक करते हैं। तो दो तरह की हैकिंग होती है, एक में सिस्टम को हैक करते हैं और एक में नेटवर्क को हैक करते हैं। ये सारे अपराध कैसे हैं, नेटवर्क आधारित। तो हमारे सिलेबस में साइबर अपराध है, तो एक भी क्वेश्चन जबरदस्ती का नहीं बनाया, तो तुमसे बने या ना बने, तुम्हारे सिलेबस में साइबर अपराध है और दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम आधारित और एक नेटवर्क आधारित। ठीक, अब तुमसे नहीं बने तो ये मत सोचना अरे पेपर बहुत टफ, तुम्हारे सिलेबस में इसलिए दे दिया। क्लियर? तो ये सारे आने चाहिए, और ये सब प्री में आ चुके हैं कि नहीं, डिनाइल ऑफ सर्विस वगैरह सब आ ही चुके। ठीक है, बाद में कंक्लूजन दे दिया कि भाई इन साइबर अटैक से बचने के लिए आईटी एक्ट, सर्ट, है ना, साइबर स्वच्छता केंद्र आदि प्रयास किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन अभी क्लास में करवाया था कि भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था से वर्ग व्यवस्था तक एक लंबी दूरी तय कर चुका है, समझाइए। ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, किसी ने अटेम्प्ट किया है? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो, इसका मतलब है कि पहले भारतीय समाज था कबीलाई, जहां कोई व्यवस्था नहीं थी, सब अव्यवस्थित था। आपने पढ़ते हो ना, ऋग्वैदिक काल में यायावर या पशुचारण होता था, एक जगह पर टिकते ही नहीं थे, पूरा कबीलाई। तो हमने क्या किया, वर्ण व्यवस्था लागू कर दी। हमने कहा सबके वर्ण होंगे काम के आधार पर, आप ब्राह्मण मतलब पढ़ाओगे, आप क्षत्रिय मतलब कबीले की रक्षा करोगे, आप वैश्य उत्पादन खेती वेती करोगे, और शूद्र आप समाज सेवा या दूसरे वर्णों की सेवा करोगे। तो हमने क्या किया, वर्ण व्यवस्था कबीलाई समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाया था। तो वर्ण व्यवस्था बनी बहुत अच्छे उद्देश्य से थी, पर बाद में क्या हुआ, उत्तर वैदिक आते आते ये जन्म आधारित हो गई, इसमें जटिलता आ गई, है ना, ये रिजिड हो गया, कठोर हो गया। और आगे चल के जब व्यवसाय बढ़ गए तो ये वर्ण व्यवस्था से किस में बदल गई, जाति व्यवस्था। जैसे कोई सोने का काम करने लगा तो स्वर्णकार हो गया, लोहे का काम करने लगा लोहार हो गया, विश्वकर्मा हो गया। तो यही वर्ण व्यवस्था आगे चल के किस में बदल गई, जाति व्यवस्था। और धीरे धीरे इसमें आगे बुराइयां जैसे छुआछूत। हालांकि फिर अंग्रेजों के आने से, संविधान के बनने से ये सब धीरे धीरे कम हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ा लिखा एक वर्ग आ गया, जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, और नए नए उद्योगपति आ गए जैसे टाटा बिरला। उनको बोलने लगे बुर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग। और जैसे 1991 का लिबरलाइजेशन हुआ तो ये मध्यम वर्ग, अमीरों का वर्ग और हो गया, अंबानी, अदानी। तो अब जो जाति व्यवस्था थी वो कमजोर होने लगी, और भारत की समाज की जो नींव है अब जाति व्यवस्था पे नहीं टिकी, अब हो गई वर्ग व्यवस्था पे। अब अमीर और गरीब दो वर्ग बन चुके। एक अमीर है जो कुछ भी खरीद सकता है, और एक गरीब है जो खुद को भी बेच सकता है। तो पहले भारतीय समाज सामाजिक स्तरीकरण पर आधारित था, और मैंने सबको अंडरलाइन भी किया है, जहां जहां मुझे लग रहा है कि अंडरलाइन करना है वहां मैंने मॉडल आंसर में अंडरलाइन भी किए। देखो कंक्लूजन में, अब भारतीय समाज सामाजिक स्तरीकरण से बढ़कर कहां तक पहुंच गया, आर्थिक। तो पहले समाज सामाजिक बंटवारे पे बटा था, जाति वर्ण। अब समाज किस पे बढ़ चुका है, आर्थिक स्थिति, अमीर और गरीब। लेकिन इसमें कंक्लूजन लिख दिया कि भैया भारतीय समाज का जो आधार है वो समता और लोकतंत्र। तो किसी समता मूलक और लोकतंत्र में ना तो वर्ण आधारित भेदभाव चलेगा ना वर्ग आधारित। इसलिए सरकार क्या कर रही है, संविधान और समावेशी नीतियों के द्वारा हर तरह के भेदभाव को मिटा रही है। क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ गई, किस तरह से फ्रेम करना, ऐसी पूरी कहानी उसमें लिखी हुई। ठीक है, और ये क्वेश्चन खुद बनाया है, कहीं आया नहीं है, किसी किताब में नहीं है। ये क्लास में पढ़ा रहे थे, बच्चे ने कहा सर एक एनालिटिकल क्वेश्चन दे दो, तो दिया था। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा।
आप सर्च कर लो, ना आपको एआई में मिलेगा, ना कि दुनिया की किसी किताब में मिलेगा, ना किसी के लेक्चर में मिलेगा। ये मेरा ही द्वारा बनाया, इसी बार बनाया। ये मौलिक क्वेश्चन है, इसलिए मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। जब ऐसा होता है ना खुद बना दिया तो मजा आ जाता है, अरे वाह क्या क्वेश्चन बन गया। कभी कभी ऐसा लगता है खुद की पीठ थोप लो कि वाह। वैसे ही है ना। अगला, भारत में भाषी विविधता के कारण और उनसे उत्पन्न होने वाले लाभ। तो पहले इंटर लिखो, भारत में भाषाई विविधता। तो 2011 की जनगणना में 19,569 बोलियां और भाषाएं, मतलब भाषा बोली बुंदेली बघेलखंडी सब मिलाकर 19,569। इसके अलावा 8वीं अनुसूची में 22 और 11 शास्त्रीय भाषा। इतनी विविधताओं के बहुत सारे कारण हैं। तो अपन ने 10 मार्कर था तो एक फ्लो चार्ट दे दिया, इनको थोड़ा 2-2 लाइन में समझा दिया और इनसे क्या क्या लाभ है। ठीक है, तो इंट्रो, कारण और लाभ। ठीक है, तो 4 विविधताएं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना, ज्यादातर मैंने इसमें दे दिए। ठीक है, अब जैसे इसमें मैंने चुनौतियां नहीं दी, प्रयास नहीं दिए, तो एक से, जैसे मैंने किसी एक विविधता से चुनौतियां पूछ ली तो किसी से लाभ पूछ ली, इस तरह से तो अलग अलग से बांट दिया। बाकी आप उस नोट्स को पढ़ लेना, उसमें सब है। अगला, नशीले दवाइयों की लत के कारण उत्पन्न परिणाम। अब यहां क्या करना है, एक इंट्रो चाहिए। इंट्रो में क्या चाहिए, एनसीआरबी का डेटा चाहिए कि नेशनल, है ना, ब्यूरो, है ना, नेशनल ब्यूरो ऑफ वो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2022 में नशे के इतने केस दर्ज किए गए, इस बढ़ती हुई लत के निम्नलिखित कारण। तो यहां मैंने इंट्रो मिस कर दिया, आपको जोड़ना है ना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो भी डेटा 22, 23, 24 का मिल जाए, 2022 में नशे के इतने मामले दर्ज किए गए। ठीक है, अपराध, वो नशे की बढ़ती प्रवृत्तियों के निम्नलिखित कारण। एक डेटा दे दो कि हाँ भाई ये नशा बढ़ता जा रहा है और उसके सारे कारण लिख दो। मनोवैज्ञानिक कारण 1, सामाजिक और आर्थिक कारण 2, सांस्कृतिक कारण 3 और कल्चरल कारण, तो सांस्कृतिक 3, भौगोलिक कारण 4, तकनीकी कारण 5, कानूनी कारण 6। तो बहुत सारे कारण दे दिए और उस नोट्स को देखना, उसमें बहुत डिटेल से समझा। इसमें तो मैंने केवल हेडिंग लिख दी, उस नोट्स में बहुत डिटेल से समझा, एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल से उस नोट्स में लिखा गया। ठीक है, तो ये सोशियो में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बस एक बार पढ़ लो, काम खत्म। इसके बाद परिणाम क्या होगा, स्वास्थ्य पे प्रभाव। तो शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होगा, मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होगा। इसके बाद सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सार्वजनिक सुरक्षा, पब्लिक पे खतरा। तो ये परिणाम, ये सीधे सीधे पॉइंट अपन को याद करना, बहुत ज्यादा है नहीं। राष्ट्र निर्माण की समस्या, तो पहले तो इंट्रो दे दो। राष्ट्र निर्माण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो भारत जैसे विविधता वाले देश में और खतरनाक है। तो इतनी विविधता है कि सबको समायोजित करना बहुत मुश्किल है। चुनौतियां, राजनीतिक चुनौतियां, सामाजिक चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां। तो क्या है जो भारत को तोड़ सकती है, इनमें से कोई भी चीज तोड़ सकती है। जैसे राजनीतिक चुनौती की बात करते हैं, जैसे राजनीतिक चुनौती में लिखा है क्षेत्रीय संतुलन। तो क्षेत्रीय संतुलन लाता है क्षेत्रवाद, और क्षेत्रवाद लाता है अलगाववाद। अलगाववाद से क्या होता है, एक क्षेत्र अलग होने की कोशिश करता है, टूट गया। तो इनमें से कोई भी एक कारण ला सकता है। जैसे भाषाई विवाद, जैसे चल रहा है साउथ वर्सेज हिंदी, तो हो सकता है साउथ वाली डिमांड कर हमें अलग देश चाहिए। तो इनमें से कोई भी कारण भारत को तोड़ सकता, कोई भी, गरीबी, बेरोजगारी, कुछ भी। इसके बाद कंक्लूजन कर दिया। अगला लिखा, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध। इस अपराध को मैंने उम्र के आधार पर लिखा कि महिलाओं के अलग अलग उस पे, जैसे जन्म के पूर्व कौन सा अपराध उन्हें झेलना पड़ता, पैदा होने के पहले ही महिलाओं को अपराध झेलना पड़ता है, जैसे भ्रूण हत्या, अभी तो वो पैदा भी नहीं हुई, और उसमें मैंने सबके डेटा लिख दिए। तो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक कैसे कैसे अपराध झेलने पड़ते विद डेटा मैंने लिख दिए। ठीक है, मुझे यही तरीका अच्छा लगता है। मुझे लगता है अपराधों को मैं उम्र के आधार पर बांट देता हूं, जन्म के पूर्व, जन्म के बाद, बचपन में, किशोर अवस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, और इनका डेटा। कंक्लूजन लिख दिया कि भारत सरकार बहुत सारे प्रयास, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीसीपीएनडीटी एक्ट जैसे आदि प्रयास कर रही है, बालिका समृद्धि योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, और भी तरीका हो सकते हो ना, अपराध का, सामाजिक अपराध, आर्थिक अपराध, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, महिलाओं के विरुद्ध अपराध ऐसे भी लिख सकते हो, सामाजिक अपराध, है ना, व्यक्तिगत अपराध, मानसिक अपराध, आर्थिक अपराध, ये भी लिख सकते हो। पर मुझे इस तरह के अपराध मुझे ज्यादा पसंद, अपनी अपनी सोच है, दोनों सही है। आर्थिक अपराध जैसे पिता की संपत्ति में हिस्सा ना देना, ये आर्थिक अपराध है। सामाजिक अपराध, शिक्षा से वंचित करना, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचना देना। तो आपके पास 2 ऑप्शन, आप तो ऐसे डायमेंशन बांट लो, मैं ऐसे उम्र के आधार, क्योंकि मुझे थोड़े से याद रह जाते कि बचपन में क्या अपराध हो सकते हैं,
किशोर अवस्था में क्या हो सकता है, वृद्ध अवस्था में क्या हो सकता है। तो मुझे ये वाला तरीका पसंद है। आपके पास दोनों स्वतंत्र, ऐसा नहीं कि यही लिखो, आपको जो पसंद है आप वो लिख सकते हो, दोनों ही सही। ठीक है, तो पेपर और मॉडल आंसर से, डिस्कशन से समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से अप्रोच रखनी है। मैं हर बार आपको बस यही सिखाता हूं कि अप्रोच कैसी रखनी है, क्वेश्चन को कैसे समझना है और क्वेश्चन की अप्रोच। और आपका उत्तर दूसरों से बहुत अलग होगा। बहुत कम बच्चे ऐसा उत्तर लिख रहे होंगे, ये बिलीव करो, जो दूसरी टेस्ट सीरीज में टॉप भी कर रहे होंगे ना दूसरी जगह, वो भी ऐसा नहीं लिख पा रहे होंगे। तो अगर आपने अप्रोच कर ली तो आपको उत्तर दूसरों से बेहतर दिखेगा। कोई बहुत ज्यादा ना तो भाषा मैंने ऐसे दी है, बिल्कुल सीधे सीधे पॉइंट दिए। आप पूरा मॉडल आंसर देख लो, एक में भी भाषा ऐसी नहीं होगी, बहुत कठिन होगी, सीधे सीधे सरल भाषा है। तो आपको जितनी सरल भाषा रख सकते हो उतनी भाषा रखनी है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो अगला यूनिट 3 को और अच्छे से अपन को करना है ना। धन्यवाद। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है? कैसा पूछो। अच्छा, घर पे जाके पढ़ना है। घर पे जाके ये पढ़ना है जो टॉपिक उसके डायमेंशंस कितने हो सकते है ना। जैसे विविधता, फॉर एग्जांपल ऐसे समझ लो, जैसे मान लो विविधता है 4 है ना, तो हमने लिखा विविधता कोई भी, तो पहला डायमेंशन है कि विविधता कितनी है। जैसे भौगोलिक विविधता तो कितनी है, तो स्थलाकृति की विविधता, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। नदियों की विविधता, कहीं हिमालय नदियां हैं, कहीं प्रायद्वीपीय नदियां। मिट्टी की विविधता, कहीं लाल पीली मिट्टी है, कहीं जलोढ़ मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है। जलवायु की विविधता, कहीं उष्णकटिबंधीय, कहीं समशीतोष्ण जलवायु। कहीं वनस्पति की विविधता, कहीं सदाबहार पेड़ है, कहीं पतझड़ पेड़ है, कहीं कटीले वन है। तो कितनी तरह की विविधता। जनजाति विविधता 705, भाषा विविधता 19,000। पहले तो विविधता कितनी है, फिर पढ़ना पड़ेगा आखिर क्यों है, कारण क्या है, क्यों इतनी विविधताएं हैं, फिर उस विविधता से हमारे देश को लाभ क्या, इससे कैसे राष्ट्रीय एकता मजबूत हो सकती है। अब इतनी विविधता है तो भैया संभालना चैलेंजिंग भी है, तो क्या क्या चुनौतियां हैं, और फिर सरकार इन विविधताओं के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। तो कोई भी विविधता हो, ये डायमेंशन हमारे दिमाग में होना चाहिए, चाहे वो जनजाति हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे भाषाई हो, कुछ भी। बस भौगोलिक विविधता का कारण नहीं हो सकता, बाकी सबके कारण हो सकते हैं। बाकी ये डायमेंशन तो कवर करते ही चलना। जैसे नशा आया, तो नशा कितने तरह का होता है? 7 तरह का होता है। इवन ओडीसी के अनुसार 7 तरह, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम के अनुसार 7 तरह के नशा। तो नशे के प्रकार 7 तरह के, नशे के कारण पूरे कारण, नशे के परिणाम पूरे परिणाम, नशे को रोकने के सरकारी प्रयास, कानूनी प्रयास, संस्थागत प्रयास, नीतिगत प्रयास, योजनागत प्रयास, और नशे को रोकने के आपके सुझाव। बस हो गया, मतलब इस तरह से। हाँ, कंक्लूजन में, किसमें किसमें? हाँ, एक लाइन बस लास्ट, कारण के बाद कंक्लूजन। ठीक है, और कोई डाउट है? बस ये चाहते बस आप बेहतर आंसर राइटिंग करो, और टेस्ट सीरीज इससे आओ कि हमें सीखना है। बिल्कुल, आप जितना लिखोगे उतना ही सीखोगे, और हर बार इसी तरीके से जाके पढ़ना है। टॉपिक उठाओ, टॉपिक के सारे डायमेंशन सोचो, उसको लिखो। 1 हफ्ते का टाइम है, पर्याप्त टाइम। ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप एक दिन में 2 या 3 टॉपिक भी करोगे तो पूरे हो जाएंगे। एक यूनिट में 15-20 टॉपिक हैं, एक दिन में 2 या 3 किए तो भी पूरा हो जाएगा। इसलिए हमने सोशियो में 7-7 दिन का टाइम दिया कि आराम से तसल्ली से हो सके। तो हमें कोई भी, जैसे अगला है ग्रामीण नगरी उपागम, तो पूरे टॉपिक समझने हैं कि ग्रामीण नगरी में क्या क्या वो दे रहा, क्या क्या हो सकता है, उससे वो कवर करना। बाकी अपन टेस्ट देंगे। ठीक है, धन्यवाद।